ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग चालू कर लिए। आप लोग डालिए हेडिंग सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे कितने टोटल प्लैनेट्स हैं? हमारे टोटल प्लैनेट्स के बारे में आपको पता है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानियस यूरानस, नेपट्यून। प्लूटो खराब हो गया, चला गया, उसको बेचारे का तिरस्कार कर दिया, उसको प्लैनेट की कैटेगरी में रखा ही नहीं। तो देखिए गाइस, हमारा जो ऑर्बिट होता है ना, ऑर्बिट जिस पर प्लैनेट जो है वो गोल घूमता है, सूर्य के चक्कर लगाता है, तो ये जो ऑर्बिट होते हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, ये पूरे गोल नहीं होते। तो इनको अगर आप मेंशन करेंगे तो ऑर्बिट कैसे हैं, ये तो इलेप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, ये चीज पहले नोट करिएगा कि ये इलेप्टिकल ऑर्बिट्स इनको कहा जाता है। राइट। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि कौन से प्लैनेट्स में रिंग्स होती हैं, रिंग्स। हम लोग को कौन से प्लैनेट में रिंग्स दिखाई देती हैं? रिंग। कौन से प्लैनेट में रिंग्स होती हैं? बताओ जल्दी। सैटर्न, ठीक है। जुपिटर, यूरानस, सैटर्न। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिंग्स जुपिटर में भी होती है, वो दिखती नहीं है। दिखती नहीं है क्योंकि जुपिटर पूरा ही गैस से बना हुआ है। राइट, गैशियस है, तो वो दिखती नहीं है, बट इसमें हम लोग को वो भी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही। तो नोट डाउन करो, रिंग्स वाले जो प्लैनेट होते हैं वो जुपिटर, यूरानस और सैटर्न होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कि बताओ कि रिंग्स वाले प्लैनेट कौन से है। तो जुपिटर, यूरानस और सैटर्न। राइट। अब देखो, एस्टेरॉइड बेल्ट एक होती हैं। अब मैं आपको एस्टेरॉइड बेल्ट पर गौर फरमाना चाहता हूं कि आप देखिए, एस्टेरॉइड बेल्ट एक हम लोग को देखने को मिलती है, और ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो किसके बीच में हम लोग को देखने को मिलती है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता ना कि वो सब्जी वाले भैया जो है वो आते हैं, वो थोड़ी देर तक यहीं घूमते रहते हैं। अभी आ गए यार वो, और वो बिल्कुल उसी टाइम पे आते हैं जिस समय अब मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आपको आई आवाज, सब्जी लो लो। तो देखिएगा, इस मार्स और जुपिटर के बीच में हम लोग को एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है। राइट, एस्टेरॉइड बेल्ट, यहां पर एस्टेरॉइड जो है वो काफी सारे घूम रहे होते हैं। अब क्वेश्चन कैन कम, क्वेश्चन ये आएगा कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्यों हम लोग को एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है? क्या मुझे कोई बताएगा? मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्यों रहती है, ये शिफ्ट क्यों नहीं होती? उसी के बीच में क्यों रहती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्यों हम लोग को ये वाली चीज, ये बेल्ट जो है वो देखने को मिलती है, एस्टेरॉइड बेल्ट? बताओ मुझे इसका क्या रीजन रीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एस्टेरॉइड बेल्ट सभी लोग जानते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, दिस इज फैक्ट। बट यूपीएससी क्या पूछेगी, क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन, मेन रीजन बिहाइंड इट? जल्दी अटेम्प्ट करो, अगर नहीं भी आता है तो भी थोड़ा कोशिश करो अटेम्प्ट करने की। क्यों इन दोनों के बीच में रहती है? तो डिफरेंशिएट, उसको थोड़ा ना पता है जूवियन कौन सा है और वो कौन सा है। राकेश जी, ये बिल्कुल उसको पता ही नहीं है कि जूवियन, अब उसको थोड़ा ना पता एस्टेरॉइड, पत्थरों को थोड़ा ना पता कि यार ये इस तरफ जो है वो जूवियन है और इस तरफ टेरेस्ट्रियल है। पत्थरों को, चट्टानों को थोड़ा ना पता ये वाली बात। ग्रेविटी, ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर। देखो, इस तरफ जो होती है मार्स की ग्रेविटी भी है और उस तरफ जुपिटर की ग्रेविटी भी है, तो वो ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, बीच में सिमट के रह गई है। राइट, बीच में ही वो रह गई है, मतलब दोनों की इक्वल हम लोग को ग्रेविटेशन देखने को मिल रहा है। तो वो ना उस तरफ जा पा रही है ना एस्टेरॉइड इस तरफ आ पा रही है। तो ये एक वजह होती है जिसके कारण से हमें देखने को मिलता है कि ग्रेविटी के कारण ये शिफ्ट नहीं होती है, इन दोनों के बीच में ही रहती है हमेशा ये, इनकी ग्रेविटी के कारण। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना कि एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों की ग्रेविटी इस प्रकार की होती है कि वो न्यूट्रल कर देती है उस फोर्स को, और फिर वो वहीं पर ही मूव करती रहती है। तो ये चीज आप अच्छे से लिख लो। अब जैसे कि आपने मेंशन किया था, जूवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में बात करी थी, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं? ये वाले भी क्वेश्चन आ सकता है। और मैं आधे घंटे बाद लगा रहा हूँ, है ना? हम्म। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये राकेश जी ने सही क्वेश्चन उठाया है कि ये किसी और प्लैनेट्स के बीच में भी तो हो सकती थी, क्यों इन्हीं के बीच में हम लोग को देखने को मिलती है? इन्हीं के बीच में ही क्यों हमें देखने को मिलती है? बताओ जल्दी। इसका आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ये नासा के बारे में देखो आप, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर बिफोर एस्ट्रॉइड बेल्ट, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर से पहले वाले। हाँ नहीं वो तो ठीक है, बट इनका आंसर दो आप। राकेश जी ने जो ये मेंशन किया है कि किसी और प्लैनेट के बीच में भी तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हो सकती थी, यहीं पर ही क्यों है, यहीं पर ही क्यों है? तो देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट्स आप लिख सकते हो वाली चीज, एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे हम लोग रिफर करते हैं मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट के तौर पर, मार्स और जुपिटर के बीच में ये ऑर्बिट करता है। रिसर्चर ने सजेस्ट किया, नोट किया कि एक्चुअली ये उन प्लैनेट से आ रहे हैं जिन प्लैनेट्स का जो एक्सेस मटेरियल है, यानी कि रॉकी प्लैनेट का, जैसा आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, रॉकी प्लैनेट का जो एक्सेस मटेरियल है ये उस तरफ जो है वो रिलीज हो गया, छोटा मटेरियल उस तरफ रिलीज हुआ। और दूसरी बात, इनमें इतना मास नहीं है कि ये राउंड करके गोल करके जो है वो अपने आप को एक प्लैनेट में कन्वर्ट कर सके, तो इतना मास भी इनके पास नहीं है, राइट, कि ये अपने आप को एक प्लैनेट में जो है वो बना सके, राइट। और प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह पर ये आके अब अटक गए हैं उस जगह पर जुपिटर की ग्रेविटी और इस तरफ मार्स की ग्रेविटी जो कि इनको न्यूट्रल कर दे रही है, राइट। तो ये फिर उस जगह पर अटक चुके हैं, मूव करते रह रहे हैं, कभी कभी बीच में जो है ये शिफ्ट होते हैं, आते हैं, राइट। तो उसके बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे। मेटेरॉइड्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, इन्हीं का ही पार्ट, इन्हीं का ही हिस्सा जो है वो धरती के एटमॉस्फेयर तक भी पहुंचता है, जिसमें हम लोग को टूटता हुआ तारा नजर आता है। देखा है ना कुछ कुछ होता वाली मूवी में टूटता हुआ तारा, बट वो एक्चुअल में टूटता हुआ तारा नहीं होता, यही सब पार्टिकल्स हम लोग को देखने को मिलता है जो कि रिलीज होते हैं, राइट। तो एक चीज आपको क्लियरली ये पता होनी चाहिए कि ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, पहली बात तो जो प्लैनेट्स का जो ये रॉकी मटेरियल जो हमें देखने को मिलता है, तो वो उनसे अलग होके उस तरफ चला गया। अब जब ये उस एरिया तक पहुंचा तो उस एरिया में मार्स है एक तरफ और एक तरफ है जुपिटर, अब इन दोनों की ग्रेविटी के बीच में आके अटक गया, राइट, न्यूट्रल हो गया। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी रखो आप इस चीज के बारे में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज उठा के पूछ सकती है कि इन बेल्ट, मतलब पहली बात तो ये बेल्ट जो है वो इन दोनों के बीच में ही क्यों है, तो उसका आंसर ग्रेविटी, राइट। और दूसरी बात, ये अटक क्यों गई है, तो ग्रेविटी के कारण अटकी है, बट यहां तक ये पहुंची इसलिए क्योंकि ये इनके पास इतना सफिशिएंट मास नहीं है कि वो सर्कल बना सके, यानी कि वो कर सके, एक प्लैनेट में जो है वो कन्वर्ट हो सके। तो ये चीज इनकी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जैसे कि आपने इसका आंसर दिया, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और टेरेस्ट्रियल को अर्थ लाइक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थ लाइक। टेरेस्ट्रियल को अर्थ लाइक प्लैनेट कहा जाता है। और जूवियन प्लैनेट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मतलब कि जुपिटर लाइक, जुपिटर जैसे प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून। तो ये वाली चीज आप मेंशन करो। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्लूटो के बारे में, ठीक है। अब प्लूटो के बारे में बात करते हैं। ये बताओ प्लूटो को जो है वो कब हटा दिया गया था प्लैनेट की कैटेगरी से, और किसके द्वारा हटाया गया था? प्लूटो को कब हटाया गया था और किसके द्वारा? तो आंसर इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये किया गया था। और ये कब बनाई गई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? तो 1919 में जो है वो इसे बनाया गया था। 28 जुलाई 1919 को बनाया गया था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है पेरिस, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस, फ्रांस में। और अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को जो है वो 2006 में, अगस्त 2006 में जो है वो हटाया गया था, राइट, इसकी कैटेगरी से, मतलब प्लैनेट की कैटेगरी से। अब क्वेश्चन ये पूछेगी सिविल सर्विसेज आपसे, और ऑलरेडी एक बार पूछ भी चुकी है, कि आप बताओ कि एक प्लैनेट को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो एक प्लैनेट को, मतलब क्या चीज हम लोग को कंडीशंस देखने को मिलती है, क्या क्राइटेरिया इनके द्वारा सेटअप किया गया है कि एक प्लैनेट जो है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा तो वो प्लैनेट कहलाया जाएगा? बताओ मुझे कि एक प्लैनेट किन किन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा तब उसे प्लैनेट कहा जाएगा। क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो क्या क्राइटेरिया सेट किया है ऐसा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा? बताओ। और प्लूटो किस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता? पर्सनल ऑर्बिट, ठीक है, प्लैनेट का एक ऑर्बिट होना चाहिए खुद का सन के अराउंड घूमने के लिए, तो सभी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूम रहा है, राइट। तो प्लूटो भी सन के अराउंड घूम रहा है,
तो प्लूटो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। पॉइंट 1 टू बी नोटेड, पहला क्राइटेरिया आप नोट करिए, प्लैनेट शुड बी इन ऑर्बिट अराउंड द सन। प्लैनेट जो है वो सन के ऑर्बिट के अराउंड होना चाहिए, राइट, यानी कि सन का ऑर्बिट लगाना चाहिए, प्लैनेट को चक्कर लगाना चाहिए। तो अब प्लूटो भी चक्कर लगा रहा है, प्लूटो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट, प्लूटो भी तो चक्कर लगाता है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और दूसरा क्राइटेरिया जो है, स्पेरिकल बॉडी होना चाहिए, स्पेरिकल गोल वाली बॉडी होनी चाहिए। एक प्लैनेट को प्लैनेट घोषित किया जाता है, वो तब घोषित किया जाता है जब उसकी बॉडी जो है वो स्पेरिकल है, ठीक है। तो प्लैनेट मस्ट बी स्पेरिकल बॉडी, स्पेरिकल होना चाहिए, यानी कि एक बॉडी स्पेरिकल होना चाहिए, राइट। तो ये लिख दो आप। तो ये भी प्लूटो भी स्पेरिकल है, प्लूटो भी हमें गोल देखने को मिलता है, वो भी आधा तिरछा थोड़ा है, गोली है वो भी, राइट। तो प्लूटो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब तीसरी कंडीशन, इसका क्लियर नेबरहुड होना चाहिए। क्लियर नेबरहुड मतलब कि जैसे कि धरती के केस में मून है, हमें मून देखने को मिलता है ना धरती के केस में, तो धरती का नेबरहुड है मून, बट प्लूटो का नेबरहुड कोई नहीं है। क्लियर नेबरहुड मतलब कि जो क्लियरली दिखाई दे प्लूटो के नजदीक में, वो प्लूटो का कोई नहीं है। तो ये तीसरी कंडीशन है जिसके कारण से, जो कि प्लूटो जो है वो फुलफिल नहीं कर पाया। दो कंडीशन उसने फुलफिल कर ली, तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाया कि उसके नियर बाय यानी कि नेबरिंग ऑब्जेक्ट जो है उसका कोई नहीं है, नियर बाय ऑब्जेक्ट या नियर बाय प्लैनेट उसका कोई नहीं है। मतलब धरती के केस में मून है तो उसका एज सच कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं है उसके पास, या बॉडी नहीं है उसके पास, राइट। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। और प्लूटो जो है वो अब एक ड्राफ्ट प्लैनेट हम लोग को देखने को मिलता है। अब उसको ड्राफ्ट प्लैनेट जो है वो बोल दिया, डॉर्फ प्लैनेट, बोना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ये तीन क्राइटेरिया आईएयू ने सेटअप किया था। तीन क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया इनमें से प्लूटो ने फुलफिल किए, तीसरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास कोई क्लियर नेबरहुड नहीं है, जैसा कि धरती के पास हमें देखने को मिलता है। यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी भी प्रकार का? चलो डन। अब आगे की चर्चा करते हैं। अब बताओ मुझे, सेलेस्टियल बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है? सेलेस्टियल बॉडी कौन सी होती है? देखो, आपको सेलेस्टियल बॉडी के आगे जो है वो दो वो बनाने पड़ेंगे, यानी कि एक सेलेस्टियल बॉडी होती है स्टार्स और एक होती है प्लैनेट्स, ठीक है। स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडी के अंदर दो डिवीजन आ जाते हैं, राइट, स्टार्स और प्लैनेट। स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है, और प्लैनेट जो होती है उसकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। वो स्टार से, यानी कि स्टार जो है वो हमारा जैसे सन है, तो उसकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, सेलेस्टियल बॉडी में दो बॉडीज आती हैं, एक हम लोग को स्टार्स देखने को मिलती है, एक हम लोग को प्लैनेट्स भी देखने को मिलती है, राइट। अब इनमें क्या डिफरेंस है? स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है, और प्लैनेट जो है वो स्टार्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। अब देखिए, एक और चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। CERES, अगर क्वेश्चन आ जाए CERES, सेरिस जो है वो क्या है? सेरिस जो है वो क्या है? CERES, सेरिस जो है वो क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे? CERES, सेरिस, डॉर्फ प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। तो डॉर्फ प्लैनेट ये हम लोग को CERES, सेरिस देखने को मिलता है। ये मेन एस्टेरॉइड बेल्ट की सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन आएगा, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? सेरेस है, सेरेस। ये डॉर्फ प्लैनेट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाली चीज ध्यान में रखना, ये सिविल सर्विसेज पूछ सकती है, और इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हुई थी, 1801 में इसको डिस्कवर हालांकि कर लिया गया था, राइट। और
इट इज द ओनली एस्टेरॉइड लार्ज इनफ टू बी राउंड बाय इट्स ओन ग्रेविटी। एक लौता ऐसा एस्टेरॉइड है जो कि अपनी ग्रेविटी के कारण जो है वो राउंड गोल घूम सकता है, मतलब गोल है, इसका आकार भी आप देखेंगे तो गोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये क्लैरिटी आप रखो, ठीक है, क्योंकि ये सेरिस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेरिस जो है वो क्या है। अच्छा, अब वापस आते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की तरफ वापस आते हैं, जो कि अर्थ लाइक प्लैनेट हमें देखने को मिलते हैं। ये बनते कैसे हैं? अर्थ लाइक प्लैनेट जो है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है, वो किससे बनते हैं, मतलब किससे बने हैं वो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किससे बने हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? रॉक्स। वेरी गुड, शालू जी ने बिल्कुल सही लिखा, रॉक्स और रॉक्स और रॉक्स और अरे सब रॉक कर रहे हो बिल्कुल, बट मेटल, रॉक्स एंड मेटल लिख दो। रॉक्स एंड मेटल से जो है ये बने हैं, रॉक्स एंड मेटल से ये बने हैं। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इन्हें इनर प्लैनेट बोला जाता है। इनर प्लैनेट, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स को, मतलब कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं उन्हें इनर प्लैनेट बोला जाता है। और जोवियन प्लैनेट जो है, यानी कि जुपिटर लाइक प्लैनेट जो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बनते हैं किससे? गैसेस से बनते हैं, राइट, गैसेस से बनते हैं ये जोवियन प्लैनेट्स। जैसे जुपिटर की बात करें गाइस, तो ये जायंट, मतलब गैस जायंट प्लैनेट ये हम लोग को देखने को मिलता है। और जुपिटर का एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है? बताओ जरा, ये क्वेश्चन आ जाए कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा भी चुका है। किससे बना है? नहीं नहीं, मीथेन से तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस, जो कि सन की हम लोग को देखने को मिलती है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो सन में जो हम लोग को जैसे हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है ना, तो उससे ये बना हुआ था। नोट डाउन कर लो कि जुपिटर इज कॉल्ड अ गैस जायंट प्लैनेट। इट्स एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। और इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं इसको, आउटर प्लैनेट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक पिक्चर क्लियर? किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को? चलो डिफाइन करो ग्लोब को, ग्लोब को डिफाइन करो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोब। स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, वेरी गुड। 3D मॉडल ऑफ अर्थ, आप 3D लिखेंगे, 3D मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब जो है धरती का 3D मॉडल हम लोग को देखने को मिलता है। ग्लोब का जो लैटिन वर्ड जो होता है ना, लैटिन वर्ड ग्लोब का लैटिन वर्ड ग्लोबस है। ग्लोबस इसका मतलब है स्पेरिकल बॉडी, दिस इज कॉल्ड राउंड बॉडी, एग्जैक्टली स्पेरिकल बॉडी। तो its Latin word is globus, that means spherical body, and it is the 3D model of the earth। 3D मॉडल है ग्लोब जो है, धरती का 3D मॉडल हमें देखने को मिलता है। अब ग्लोब में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? प्रॉपर पोजीशन में, आप ये भी मेंशन करेंगे मेंस में, अगर आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप मेंशन कर सकते हैं कि ग्लोब रिप्रेजेंट्स कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस इन देयर प्रॉपर पोजीशन। आप ग्लोब पर देखेंगे इस पर 3D मॉडल पर, तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि कहां कहां पर ओशियन है और कहां कहां पर कॉन्टिनेंट्स है। उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता लगती है इस मॉडल से, इस 3D मॉडल से, राइट। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना। अ, धरती पर एक्सेस कहां पर है? धरती में एक्सेस कहां पर है? जल्दी से बताओ फटाफट। धरती, धरती में सभी ने पढ़ा हुआ इसके बारे में, धरती में एक्सेस कहां पर है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जल्दी जल्दी लिखो, धरती में एक्सेस कहां पर है? अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। धरती में कहीं पर भी एक्सेस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है।
और ये रिप्रेजेंट करती है कि कैसे स्पेरिकल बॉडी जो है वो रोटेट करती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में बहुत जो है वो आ सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कि धरती में एक्सेस कहां पर है, तो लोग नॉर्थ और साउथ पोल वाले उस पर जो है वो मार्क करके आ जाएंगे। नॉर्थ और साउथ पोल से वो जो लाइन जो है वो गुजर रही है तो उसको एक्सेस बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये है ही नहीं, राइट। अच्छा, धरती में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कहां पर है, तो वो भी नहीं है, ये भी इमेजिनरी लाइंस हम लोग को देखने को मिलती है, एक्चुअल में कहीं पर भी नहीं है, राइट। हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सही। अब मैंने एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज में इस तरीके की भी खेला था, इस तरीके के क्वेश्चंस को भी खेला था, राइट। वो भी इमेजिनरी लाइन हम लोग को देखने को मिलती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लैटिट्यूड है और वर्टिकल लाइन जो है वो लॉन्जिट्यूड है। कई बार स्टूडेंट जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में वो होते हैं, तो आपको पता होगा लैटिट्यूड मतलब कि लेटी हुई लाइन, तो तिरछी लेटी हुई लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हम लोग को देखने को मिलती है। अच्छा ये बताओ चलो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ये कितने डिग्री पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो कितने डिग्री पर है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आई वांट मोर आंसर्स। एक क्वेश्चन जो मैंने बाउंसर फेंका उसको वो तो आप खेल गए, दूसरा बाउंसर फेंका खेलेगी नहीं। मैंने क्या बोला? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोई लाइन थोड़ी ना है, सर्कल है वो। लैटिट्यूड इज अ सर्कल, वो सर्कल है, वो लाइन है ही नहीं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है ही नहीं, हम बोलते हैं लाइन है, बट वो एक्चुअल में सर्कल है रियलिटी में, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है वो सर्कल है। जैसे आप बात करेंगे इक्वेटर की, इक्वेटर ग्रेट सर्कल कहा जाता है। व्हाट इज ग्रेट सर्कल? इक्वेटर, इक्वेटर इज ग्रेट सर्कल, राइट। तो ये मतलब क्वेश्चन का मतलब आप कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट सर्कल अगर धरती पर है तो वो कहां पर है? इक्वेटर पर है, राइट। अगर आप धरती को गौर से देखेंगे, राइट, तो आपको बीच में जो बल्जी जो पोर्शन दिखाई देगा, ये सर्कल वाला बीच वाला मोटा वाला पोर्शन, वो सबसे बड़ा सर्कल बनाएगा। फिर आप नॉर्थ पोल की तरफ जाते जाएंगे तो वो छोटे छोटे जो है वो सर्कल बनाता चलेगा। बात समझ रहे हैं आप धरती को बीच वाले इक्वेटर के बीच वाले एरिया पर पेंसिल चला के सर्कल बनाओ, फिर आप पोल्स वाले एरिया पर सर्कल बनाओ, लैटिट्यूड को आप देखो तो आपको वो लैटिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जो है वो कम होती हुई नजर आएगी, राइट, कम होती हुई आपको नजर आएगी। इक्वेटर से आप नॉर्थ की तरफ जाओगे और साउथ की तरफ जाओगे तो वो लैटिट्यूड जो है वो कम होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, अगर अगर आपको अगर आपको इक्वेटर से अगर आपको इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ कहीं पर जाना है तो पर्टिकुलर किस लाइन से या किस सर्कल से जो है वो आप किस सर्कल को आइडेंटिफाई करके या लाइन को आइडेंटिफाई करके आप पहुंच सकते हो अपनी लोकेशन पे? अगर आपको इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ कहीं पर जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हम इंडिया में हैं और आपको जो है वो रशिया की तरफ जाना है, तो आप किस नहीं 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 मेरा मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। अगर आपको किसी पॉइंट पर जाना है तो वो डिस्टेंस कितना है उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हेलो, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान, हाँ, राकेश जी ने मेरा क्वेश्चन को पकड़ लिया। हाँ, तो क्या हम लोग सिर्फ अब बहुत ध्यान से सुनना कि अगर मुझे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाना है तो मुझे दोनों की लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की आवश्यकता होगी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर सिर्फ मैं लैटिट्यूड लैटिट्यूड के को ही ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं? बताओ, अगर मुझे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाना है, नहीं, अगर मुझे नॉर्थ पोल की तरफ जाना है, राइट, इक्वेटर से नहीं, नहीं, लैटिट्यूड लैटिट्यूड के थ्रू भी मैं जा सकता हूं ना। बात को समझे आप? अगर मुझे नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो सिर्फ लैटिट्यूड, अगर जैसे मैं इंडिया पे खड़ा हूं और बिल्कुल मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो मैं लैटिट्यूड के उससे डिस्टेंस को कैप्चर कर सकता हूं ना, उसमें मुझे लॉन्जिट्यूड की आवश्यकता नहीं है, लैटिट्यूड से ही मैं कर सकता हूं। बट अगर मुझे ईस्ट टू वेस्ट में जाना है, ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस जो है वो पता करना है, वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस पता करना है, तब मुझे ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। और इन दोनों दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो एक ग्रिड बनता है, ग्रिड। और ये ग्रिड ही जो होता है वो सैटेलाइट्स वगैरह जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन पर भी क्लैरिटी रखना। अगर आप एक डिस्टेंस पे खड़े हो और आपको अगर नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव करना है और आपको फाइंड आउट करना है उस डिस्टेंस को, तो आप सिर्फ लैटिट्यूड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं तो आपको और अच्छे से चीजें जो है वो क्लियर होगी। आप
1 डिग्री लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आप समझो, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे है, आप 1 डिग्री लैटिट्यूड पे गए यानी कि ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ गए, तो आप जैसे ही 1 डिग्री लैटिट्यूड पे जाते हो ना, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर का है, कोई मुझे बताएगा? जैसे आप इक्वेटर से 1 डिग्री लैटिट्यूड पर जाओगे, 111 एग्जैक्टली, आप 1 डिग्री लैटिट्यूड पे 111 किलोमीटर कवर करोगे, ठीक है, आप ऊपर जाओगे 111 किलोमीटर कवर करोगे, फिर वैसे ही आप 111, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को, लैटिट्यूड नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आप डिस्टेंस को वो कर सकते हो कैलकुलेट, राइट? तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि आपको अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ मूव करना है, राइट, तो आप जो है वो किस, इन ऑप्शन में से बताओ कि आप जो है वो किस, मतलब किस इससे रेफरेंस से, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड या बोथ, किस रेफरेंस से जो है वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो? तो आपका जवाब होना चाहिए लैटिट्यूड। यहां पर लोग बाग जो है वो दोनों को मार्क कराएंगे, वो गलती हो जाएगी, क्योंकि यूपीएससी आपसे चाह रहा है क्लैरिटी, और आप दे रहे हो उसको वो वाली चीज, उसको मौका दे रहे हो उलझने का, तो ये चीज ध्यान में रखना। और इसीलिए तो लॉन्जिट्यूड क्यों बनाई गई, अब आप खुद दिमाग लगाओ ना, अगर जब ऑलरेडी लैटिट्यूड से हमारा काम हो रहा था तो लॉन्जिट्यूड क्यों बनाई गई? क्योंकि आप लैटिट्यूड का इस्तेमाल तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल और इक्वेटर से साउथ पोल के डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में लगा सकते हो, बट अगर आपको ईस्ट टू वेस्ट में जाना है तो नहीं लगा सकते, तो उसके लिए इन्होंने ये लॉन्जिट्यूड बनाया। अच्छा, अब जैसे हमने बात करी कि लैटिट्यूड जो है वो सेंटर से, यानी कि इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वो कम कम होता जाएगा, तो क्या लॉन्जिट्यूड में भी ये वाली चीज है? क्या लॉन्जिट्यूड में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है? नहीं, लॉन्जिट्यूड में जितनी भी लाइंस है वो बिल्कुल एक बराबर हम लोग को सेम देखने को मिलती है, राइट? और एक और चीज ध्यान में रखना, जो लॉन्जिट्यूड जो है ना, हम ग्रेटर सर्कल बोलेंगे किसको? लैटिट्यूड को, बट लॉन्जिट्यूड जो होता है वो सेमी सर्कल होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना कि लॉन्जिट्यूड इज सेमी सर्कल, राइट? तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, लॉन्जिट्यूड इज सेमी सर्कल। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, आप ये बात तो समझ गए, आप लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड का, आपको किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं फिर से अभी बता दूंगा, कोई डाउट है तो किसी को तो पूछ लो। हाँ कोई बात नहीं राकेश जी, एक बार एक दवा नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो मैं समझ रहा हूं। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 का होता है, एक मिनट रुकना, नॉर्थ साउथ, शिवांगी जी मैं समझा नहीं कि आपने ये क्या लिखा है, नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड ईस्ट वेस्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया, आप ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ में आपको जाना है तो लैटिट्यूड की आवश्यकता होगी, यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आपको नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस लैटिट्यूड के थ्रू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर आपको ईस्ट टू वेस्ट का डिस्टेंस और एक्यूरेट पोजीशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। लॉन्जिट्यूड जो है वो सेमी सर्कल है, और लैटिट्यूड देखो, लैटिट्यूड में इक्वेटर फुल सर्कल, कंप्लीट सर्कल होता है वो, इक्वेटर पूरा का पूरा सर्कल है, और इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ा सर्कल है, ग्रेटर सर्कल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और फिर जैसे जैसे आप लैटिट्यूड में ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप देखिएगा, आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि सर्कल जो है वो कम होता जा रहा है, सर्कल का सरकमफेरेंस हम लोग को कम होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाएंगे, राइट? तो ये वाली चीज है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लो। अब एक, ऑल लैटिट्यूड्स हैज नो फिक्स साइज, ऑल लॉन्जिट्यूड, ऑल लॉन्जिट्यूड 111 किलोमीटर, नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया आपने, उल्टा लिख दिया। 1 डिग्री, 1 डिग्री लेटीट्यूड पे आप अगर कवर करोगे डिस्टेंस को, जैसे कि धरती से, आप देखो धरती से अगर आपको लेटीट्यूड पे जाना है, कौन से 20 डिग्री पे जाना है, तो 20 × 111 कर दो, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा लेटीट्यूड का, यानी कि बिल्कुल आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, यानी कि आप जहां पर आज की डेट में खड़े हो, सेम पोजीशन पर आप उसी सेम लेटीट्यूड पर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आपको इंटू 111 कर देना है। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक आप ये पूरी चीज समझ गए हो, एक क्वेश्चन का जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो टोटल कितने लेटीट्यूड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, टोटल कितने लेटीट्यूड्स हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटीट्यूड्स आर प्रेजेंट?
पूरी धरती की बात कर रहा हूं मैं, पूरी धरती की। पूरी धरती में कितने लैटिट्यूड्स हैं? आंसर सही आया नहीं है अभी तक। 90 वाला इक्वेटर को क्यों भूल गए? इक्वेटर 0 डिग्री पर भी तो एक सर्कल है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस टाइप से। तो ऐसे करके 90 ऊपर, ऐसे करके 90 नीचे, 180 प्लस 1, 0 भी तो है ना, इक्वेटर भी तो है ना, उसको भी तो कैलकुलेट करोगे। मैंने लैटिट्यूड पूछा है, तो टोटल अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, तो 90 नॉर्थ पे, 90 साउथ पे और प्लस 1 इक्वेटर, इक्वेटर को भी तो गिनोगे, तो 181। तो 181 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये क्लैरिटी रखो। तो चलो फिर अब आगे की क्लास है वो कल कंटिन्यू करेंगे। अरे बाप रे, एक और भैया आ गए। अरे रे, कभी रिकॉर्डिंग में ये बड़ी दिक्कत आती है यार, दिन के समय मन करता है रात में रिकॉर्डिंग करो, ज्यादा वो बढ़िया रहता है। चलो एनीवेज, होता रहता है कुछ ना कुछ। तो चलो गाइस, फिर अब इसको वाइंड अप करते हैं। होपफुली पूरी चीज आपको समझ में आई होगी, जितनी भी चीज हमने पढ़ी है। थोड़ा सा कल मुझे याद दिलाना, मुझे आप लोग को थोड़ा सा वो भी एंगुलर के बारे में भी थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। लैटिट्यूड जो है ये बनता कैसे, ये एंगल कैसे बनता है, यानी कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे बने हैं, इसके बारे में भी मैं आइडिया दूंगा। परसों परसों वाली क्लास में ज्योग्राफी की कवर करेंगे। कल ई गवर्नेंस के टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम 12 बजे। दीपांकर जी लिख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। हाँ हाँ, बताइए आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या चीज पूछना चाह रहे हैं आप? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो बताइए। मैं यूट्यूब की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ अभी।